गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेसेस। जो फर्स्ट थ्योरम आज हम प्रूव करेंगे वो ये है कि मीट्रिक स्पेस एक्सटी इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो बोथ वेज हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, लेट अस सपोज एक्सटी इज कॉम्पैक्ट। तो ये तो दोनों रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर स्पेस कॉम्पैक्ट होता है तो वो कंप्लीट होता है। कैसे प्रूव किया था हमने उसको कि क्योंकि स्पेस कॉम्पैक्ट है तो वो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होने का मीनिंग क्या होगा कि उसमें कोई भी सीक्वेंस है इट मस्ट हैव ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और इन अदर वर्ड्स या इन पर्टिकुलर आई से अगर हम उसमें कोई कॉशी सीक्वेंस लेंगे तो उसकी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। और अगर ऐसा होता है द स्पेस इज कंप्लीट। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाले में आएगा तो वहां आपने ध्यान रखना है कि इस रिजल्ट्स को प्रूव करके दिखाना है। कौन से रिजल्ट को? कि अगर हमारे पास मीट्रिक स्पेस में कॉशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है देन द स्पेस इज कंप्लीट। वो हमने पिछले चैप्टर 6 में किया था, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट होता है वो टोटली बाउंडेड भी है। ये रिजल्ट तो अभी हमने पिछले ही लेक्चर में प्रूव किया। तो वन वे तो हम प्रूव कर चुके हैं और पेपर में आएगा तो ये दोनों प्रूफ भी आपको लिखने हैं। तो बेसिकली ये रिजल्ट बहुत लेंथी है। अगर आए कॉम्पैक्ट है तो आप कंप्लीट दिखाओगे और टोटली बाउंडेड। दो थ्योरम्स तो ये हो गई। और फिर अब हम लिखेंगे इसका कन्वर्स। कन्वर्स आज हम मेनली लिखेंगे कि अगर स्पेस कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है द स्पेस मस्ट बी कॉम्पैक्ट। और बेसिकली हम स्पेस को कॉम्पैक्ट प्रूव नहीं करेंगे, हम प्रूव करेंगे स्पेस इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। क्योंकि हम कर चुके हैं अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट है तो वो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होता है और अगर सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होता है। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ। तो स्पेस को मैं अगर कॉम्पैक्ट प्रूव करूं या सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट प्रूव करूं, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन कॉम्पैक्ट डायरेक्टली प्रूव करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या प्रूव करेंगे अभी, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। अगर मेरा स्पेस सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा तो क्लियरली वो कॉम्पैक्ट भी जरूर होगा, ठीक है। तो सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस के लिए हमें क्या शो करना होता है कि अगर स्पेस में हम कोई भी सीक्वेंस लें इट मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो वो काम अब हम अपना स्टार्ट करेंगे। हमने क्या लिया कि लेट अस सपोज an इज अ सीक्वेंस इन x। मुझे बनानी है इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। हम दो केसेस डील करेंगे। हम इस सीक्वेंस का लिखेंगे रेंज सेट। अब सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। अगर रेंज सेट सीक्वेंस का फाइनाइट है तो हमें पता है कि कम से कम एक टर्म सीक्वेंस की रिपीट करेगी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, तभी वो रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है। तो जो टर्म रिपीट कर रही है उसका नाम हमने रख दिया an नॉट। लेट अस सपोज कि दिस टर्म रिपीट्स इटसेल्फ इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो इस जो टर्म रिपीट कर रही है उसी की अगर मैं सब सीक्वेंस बना दूं तो क्लियरली ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है an नॉट को। तो क्या आ गया कि गिवन सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो अगर मेरे पास रेंज सेट सीक्वेंस का फाइनाइट है तब तो प्रूव करना बहुत ही इजी है दैट सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड केस की तरफ जिसको हमने प्रूव करके दिखाना होगा कि अगर रेंज सेट सीक्वेंस का इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तब हम कैसे शो करेंगे दैट इट हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये हमारा मेन काम है। तो इसको आप वीडियो रोक करके एक बार ये सारा नोट कर लेना। उसके बाद अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं कि हम डील कर रहे हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में मेरे पास जो सीक्वेंस an है उसकी रेंज सेट है इनफाइनाइट और मुझे बनानी है उस सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले स्पेस की किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो है टोटल बाउंडेडनेस। हमें स्पेस अब कैसा गिवन है,
विच इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एज x इज कंप्लीट, सॉरी, एज x इज टोटली बाउंडेड। कौन सी प्रॉपर्टी पहले हम यूज करेंगे कि x जो है वो टोटली बाउंडेड है। टोटली बाउंडेड होने का मीनिंग x हैज एन एप्सिलॉन नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। हमने टोटल बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लिखी थी। अगर कोई सेट टोटली बाउंडेड होता है, इट मीन्स इट हैज एप्सिलॉन नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। क्या करेंगे हम? एप्सिलॉन को ले लेंगे 1। एप्सिलॉन को क्या ले लिया? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेस के पास एक 1 नेट है, और एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन तुम्हें रिकॉल कराऊं तो क्या कहते हैं हम? अगर कोई सेट एप्सिलॉन नेट है तो पहली बात, लेट अस सपोज ए सेट एप्सिलॉन नेट है, तो ए कैसा होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? फाइनाइटली मैनी। और ये जो सेट है इसके पॉइंट्स को सेंटर मान के, एप्सिलॉन को रेडियस मान के अगर मैं सफियर्स ड्रॉ करूं तो ये सारे सफियर मिल करके हमारी स्पेस को क्या करते हैं? कवर। फाइन, तो इसी चीज को अब हमने यहां पर इंप्लीमेंट करना है। क्या कहा हमने? एप्सिलॉन को 1 लिया, यानी स्पेस के पास क्या है? एक 1 नेट है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्पेस विल बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1। एप्सिलॉन मैंने क्या लिया है? 1 लिया है। तो अगर स्पेस के पास 1 नेट है तो इट मीन्स स्पेस इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी स्फीयर्स, ओपन स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1। तो इस लाइन को हम यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन से। दिस इंप्लाइज x has 1 net, and this implies x is covered by finitely many, x is covered by finitely many open spheres of radius 1. x is covered by finitely many open spheres of radius 1. ठीक है, ये तो आ गई स्पेस की बात। सी नाउ, मैं इसको जरा सा ड्रॉ कर दूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास x है, और x को जो कवर कर रहे हैं वो फाइनाइटली मैनी स्फीयर्स हैं। किस रेडियस के? 1 रेडियस के। ये जो सारे स्फीयर्स हैं वो हमारी स्पेस को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखो? बट sequence an has infinitely many distinct terms. Infinitely many distinct terms. तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, वो समझो क्या है। हम कहेंगे कि जितने स्फीयर्स मुझे यहां मिले, किसी एक स्फीयर के पास या कम से कम एक स्फीयर के पास इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए। देखो क्या है, मेरे पास स्पेस कवर्ड हो रहा है फाइनाइटली मैनी स्फीयर्स से। इस स्पेस में ये सीक्वेंस an है, यानी an की जो टर्म है वो हमने स्पेस में से ही कहीं उठा रखी है। an सीक्वेंस की टर्म्स स्पेस से ही कहीं ना कहीं से आ रही हैं, राइट? तो अगर हर एक स्फीयर में गिवन सीक्वेंस की फाइनाइटली मैनी टर्म्स हुई, लेट अस सपोज हर एक स्फीयर में गिवन सीक्वेंस की 50 टर्म्स है, और मेरे पास 10 ऐसे स्फीयर्स हैं, तो कितने टोटल नंबर कवर होंगे इसकी हेल्प से? तो 500। जबकि सीक्वेंस के पास कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइटली मैनी। तो क्योंकि सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कम से कम एक स्फीयर में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो एवरी स्फीयर विल हैव फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ स्फीयर्स भी फाइनाइट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कवर होंगे वो फाइनाइट रहेंगे, जबकि सीक्वेंस के पास है इनफाइनाइट। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स an open sphere
there exists an open sphere S1 से such that S1 contains infinitely many terms of sequence an. उन टर्म्स को हम रीनेम कर देते हैं, नेमली जो सीक्वेंस की टर्म्स मुझे S1 के अंदर मिलेंगी उनका नाम हमने रख दिया A11, A12, A13 एंड सो फोर्थ. ठीक है, ध्यान से समझ लो क्या करना है, क्योंकि यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. देखो क्या किया हमने, कहा क्योंकि हमारा x जो है वो टोटली बाउंडेड है तो उसके पास एप्सिलॉन नेट है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव. एप्सिलॉन 1 लिया तो x के पास 1 नेट है. 1 नेट होने का मतलब x इज कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी ओपन स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1. ठीक, लेकिन मेरी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, तो इन दोनों से हमने कंक्लूड किया कि एक ओपन स्फीयर जरूर मुझे S1 मिलेगा इस कलेक्शन में जिसके पास सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगी. उन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का नाम मैंने रख दिया A11, A12, A13 एंड सो. तो ये टर्म्स जो है वो इसी सीक्वेंस की हैं, यानी एक तरह से ये गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ही है. राइट, ये हो गया एक बार. अब आगे आप लिखो S1 जो है सबसेट है x का. फाइन, ओपन स्फीयर, एवरी ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस. क्योंकि x टोटली बाउंडेड है तो टोटली बाउंडेड सेट का याद रखना हर एक सबसेट भी टोटली बाउंडेड होता है. ठीक है, एज S1 इज a subset of x and x is totally bounded this implies S1 is totally bounded. अब हम इसी आर्ग्यूमेंट को रिपीट करेंगे S1 के ऊपर. राइट, क्योंकि S1 टोटली बाउंडेड है तो इट हैज एन एप्सिलॉन नेट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव. तो S1 में जो हम एप्सिलॉन नेट लेंगे उसमें एप्सिलॉन हम ले लेंगे 1/2. क्या लेंगे? 1/2. तो अब लिखो टेक एप्सिलॉन take epsilon is equal to 1/2. Okay, तो क्या कहेंगे? Then S1 is covered by, या S1 has, इसको एक बार ऐसे लिख देना, 1/2 net, which implies S1 is covered by finitely many spheres of radius 1/2. बट अब यहां हम कौन सी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे? जो S1 के अंदर है. S1 के अंदर ये वाली सीक्वेंस है. ठीक है, इस सीक्वेंस में नोटिस करो कौन सा एलिमेंट वेरी कर रहा है? सेकंड वाला. फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, फिर ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3. तो इस सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं? बट सीक्वेंस A1n has infinitely many distinct terms. This sequence has infinitely many distinct terms. Fine? तो क्या आ गया इन दोनों से कि S1 के अंदर मुझे एक दूसरा स्फीयर S2 मिलेगा जो इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स कंटेन करेगा? इनफाइनाइटली मैनी. सेम रीजन आप देंगे क्योंकि S1 फाइनाइटली मैनी स्फीयर से कवर्ड है और सीक्वेंस के पास है इनफाइनाइटली मैनी टर्म. तो कम से कम एक स्फीयर मिलेगा जिसमें सीक्वेंस की क्या होंगी? इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स. लेकिन अब किस सीक्वेंस की होंगी? A1n की. राइट, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर S2 subset of S1 say such that S2 contains
इनफाइनाइट, यहां पर से रहने देना वर्ड क्योंकि हमने इस तरह से लिखा है, सच दैट S2 कंटेन्स infinitely many terms of sequence A1n, और जो टर्म्स मुझे यहां मिलेंगी उनका नाम हम रखेंगे नेमली A2n, या इस तरह से लिखो A21, A22, A23, एक तरह से जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स, A23 एंड सो फाइन. सी हियर नाउ, किया क्या हमने एक्स स्पेस के अंदर एक सफियर लिया S1 जिसकी रेडियस 1 थी. इस सफियर में जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स है A11, A12, A13 एंड सो ऑन. यहां पर कहीं पर भी A11, A12, A13 एंड सो ऑन है. इसके अंदर 1/2 रेडियस का एक सफियर बनाया है S2. इसमें इसी सीक्वेंस में से और नई टर्म्स ले ली, उठा ली. इसमें कौन सी टर्म्स है? A21, A22 एंड सो ऑन. इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे. हम क्या कहेंगे, S2 सबसेट है S1 का. S1 क्योंकि टोटली बाउंडेड है तो S2 भी टोटली बाउंडेड होगा. तो S2 के पास भी एप्सिलॉन नेट है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव. वहां हम एप्सिलॉन लेंगे 1/3. क्या लिया? पहले में 1, फिर 1/2. S3 के लिए क्या लेंगे? 1/3. तो उसके अंदर एक नई सीक्वेंस मिल जाएगी जिसके एलिमेंट्स कैसे लिखोगे? A31, A32, A33 एंड सो ऑन. राइट. तो इस तरह से आपको एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सफियर्स मिल रही है. S1 के अंदर S2, S2 के अंदर S3 एंड सो ऑन, और हर एक सफियर के अंदर एक नई सीक्वेंस मिल रही है. तो उस तरह उस चीज को हम लिखेंगे. क्या लिखोगे? कंटिन्यूइंग लाइक दिस, continuing like this, we get a nested sequence of open spheres. Nested sequence of open spheres S1 containing S2 containing S3 and so on, such that number 1, diameter of SM. हम सफियर के लिए m यूज करेंगे. फर्स्ट सफियर की रेडियस 1 है तो डायमीटर हुआ 2, डबल द रेडियस. सेकेंड सफियर की रेडियस थी 1/2 तो डायमीटर होगा 2 into 1/2. थर्ड सफियर की रेडियस है 1/3 तो डायमीटर होगा 2/3. तो डायमीटर ऑफ SM क्या होगा? 2/m फॉर एवरी m. पहली बार. सेकेंड बार कि द सीक्वेंस AMN belongs to या is a subset of SM for every m. पहले वाला जो सफिक्स था, जैसे यहां पर ये 2 फिक्स है, तो जहां पहले वाला जो सफिक्स है उस सफियर को बिलोंग कर रहे हैं. A21, A22, A23 S2 को बिलोंग कर रहे हैं. A11, A12, A13 वाली सीक्वेंस S1 को बिलोंग कर रही है. तो AMN किसको बिलोंग कर रही है? SM को फॉर एवरी. ठीक है. ये तो हो गया, हमने सीक्वेंसेस बना दी. लेकिन मुझे तो सिर्फ एक सब सीक्वेंस चाहिए गिवन सीक्वेंस की, और वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए. ठीक है. तो वो अब हम सब सीक्वेंस बनाएंगे. कैसे लिखोगे? राइट डाउन. कंस्ट्रक्ट अ सब सीक्वेंस, construct a subsequence of given sequence AN by choosing or taking diagonal entries, by choosing or taking diagonal entries of each of the subsequences A, M
एन। दैट इज, देखो आप कौन सी सब सीक्वेंस, सबसे पहले वाली थी मेरी A11, A12, A13 एंड सो ऑन। तो डायगोनल एंट्री इसकी क्या बनी, डायगोनल एंट्री मीन्स रो एंड कॉलम नंबर आर सेम, तो A11। इसी तरह सेकंड में से कौन सी डायगोनल एंट्री मिलेगी, A22। थर्ड में से कौन सी मिलेगी, A33 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या सीक्वेंस मिलेगी, A11, A22, A33 एंड सो। ठीक है, तो अपने सीक्वेंस से मैंने एक सब सीक्वेंस बना ली। हम ये शो करेंगे कि ये जो सब सीक्वेंस डायगोनल एंट्रीज की हमने बनाई है, दिस इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि ये जो डायगोनल्स की सब सीक्वेंस है ये कॉशी है, और क्योंकि मुझे स्पेस x कंप्लीट दिया गया है, तो कंप्लीट स्पेस का मतलब होता है एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अगर मैंने इस सीक्वेंस A11, A11, A22, A33 एंड सो ऑन को अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस कॉशी है, तो इन टर्न प्रूव हो जाएगा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बिकॉज x इज कंप्लीट। ठीक है, चलिए लेट अस डू दैट। वी शैल शो दैट, या क्लेम लिख दो इसको या ऐसे लिख दो, वी शैल शो दैट सीक्वेंस ANN, इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम है, रो और कॉलम नंबर, यू कैन राइट इट दिस वे, इज कॉशी। दिस सीक्वेंस इज कॉशी। फाइन। उसके लिए आप किस तरह से करोगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन there exists a natural number, या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो, n0 such that 2/n0 is less than epsilon, call this as 1। ये स्टेप आपने याद रखना है कि एप्सिलॉन के लिए हम n0 चूज करेंगे such that 2/n0 is less than epsilon। अब एक चीज को समझ लो, then we shall do। हमने क्या किया कि ये S1 है और उसके अंदर था S2, S2 के अंदर है S3 एंड लाइक दैट। ठीक है, जो सीक्वेंस हमने बनाई A11, A22, A33 एंड सो ऑन, तो A11, A12, A13 वो सारी एंट्रीज S1 के अंदर थी, तो A11 इज इनसाइड S1, राइट। फिर जो S2 है, S2 के अंदर कौन सी एंट्रीज थी, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, तो A22 एंट्री यहां पर है, A33 एंट्री S3 में है एंड सो ऑन। फाइन। तो अब ये देखो कि S1 में तो सारी की सारी एंट्रीज है, S1 के अंदर A11 भी है, A22 भी है, A33 भी है, सारी की सारी एंट्रीज है। इसी तरह S2 के अंदर A11 का आना श्योर नहीं है, वो बाहर हो सकती है, बट A22, A33, A44 सारी की सारी एंट्रीज किस में आएंगी, S2 में। क्या मीनिंग है कि अगर मैं यहां पर लिखूं A33, तो जो ये सफिक्स है वो 3 है, तो A33 किस किस में जा सकता है, S1 में, S2 में और S3 में जा सकता है, राइट। यानी जो भी सफिक्स इससे छोटा होगा उस सफियर के अंदर ये चला जाएगा। तो बस उस स्टेप को आपने याद रखना है, राइट। नाउ फॉर m एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू n0, अगर मैं m और n इस n0 से बड़े ले लूं, तो AMM और ANN ये दोनों इस सफियर में होंगे। जितना इंडेक्स छोटा होगा उतना सफियर बड़ा होगा, यानी जो नंबर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, 2 से छोटा है लेकिन S1 वाला सफियर बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है लेकिन S2 वाला सफियर बड़ा है। तो M और N बड़े हैं नॉट से, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सफियर मिलेगा वो SM और SN से बड़ा होगा, तो उससे जो एंट्रीज मिलेंगी हमें वो इस सफियर के अंदर होंगी। ये रीजन जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। फाइन। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स S0 में हैं, SN0 में हैं,
तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा that will be less than or equal to diameter of SN नॉट। और हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था SM का डायमीटर है 2/m, तो इस सेट का डायमीटर क्या है 2/n नॉट, and this implies distance between AMM and ANN will be less than equal to 2/n नॉट, और 2/n नॉट किससे स्ट्रिक्टली छोटा है एप्सिलॉन से, तो डिस्टेंस बिटवीन AMM and ANN is less than एप्सिलॉन, दिस इज बाय फर्स्ट। और ये प्रूव करता है कि गिवन सीक्वेंस इज कॉशी, एंड दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ANN इज कॉशी। तो फिर आप क्या लिखेंगे, एंड X is complete, and X is complete। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहता है every Cauchy sequence is convergent, this implies sequence ANN is convergent, right? तो फिर इसके बाद क्या लिखोगे, this implies given sequence, लिख लो इस लाइन को, this implies given sequence has a convergent subsequence, this implies given sequence has a convergent subsequence, that is capital X is sequentially compact, that is capital X is sequentially compact। और अगर sequentially compact है तो X is compact, hence proved, hence proved। ठीक है, this is how we do। यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, फ्रॉम केसेस 1 and 2, दो केसेस डिस्कस किए थे हमने, दोनों केसेस से हमारे पास आएगा कि द सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सो फ्रॉम बोथ द केसेस अबव, यहाँ लिख देना, फ्रॉम केस 1 and 2 वी हैव एक्स इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, और क्योंकि सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो इट इज कॉम्पैक्ट। तो ये आपका मेजर रिजल्ट था। अब आपके पास क्या बन गया, अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट है तो इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड बोथ वेज, राइट। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट है, प्रूव दैट कॉन्टिन्यूअस इमेज, छोटे छोटे रिजल्ट्स रह गए अब तो 2-3, प्रूव दैट कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ ए compact set is compact, continuous image of a compact set is compact, it is very easy to prove। let xt be a compact metric space, be a compact metric space, and yd star be any metric space, yd star कोई भी metric space है। let f from x to y be a continuous function, f from x to y be a continuous function। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि कैपिटल X की इमेज अंडर f कॉन्टिन्यूअस इमेज, तो कैपिटल X की इमेज अंडर F इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। टू प्रूव f ऑफ x इज कॉम्पैक्ट, हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ x क्या होगा, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए वी शैल शो दैट एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो इस सेट का ओपन कवर एज्यूम करें, लेट G lambda, lambda belonging to lambda, be an open cover, be an open cover for f of x, okay, that is f of x is a subset of union G lambda, lambda belonging to lambda, ठीक है। अगर f of x इसका सबसेट है तो x सबसेट होगा यूनियन लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा f इनवर्स ऑफ g लैम्डा का। f इनवर्स उधर जाओगे, यूनियन के अंदर ही ले जाना, ठीक है। सी दिस थिंग वेरी केयरफुली, x सबसेट है इस यूनियन का,
यानी इस यूनियन के जो सेट्स है वो मिलके एक्स को क्या कर रहे हैं, कवर। तो एक तरह से एक्स का मेरे पास कवर है, राइट। इसको लिखेंगे, कॉल इट एज फर्स्ट। सो फर्स्ट इंप्लाइज या दिस इंप्लाइज द फैमिली एफ इनवर्स जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंगिंग टू लैम्डा कवर्स एक्स। इस लाइन का मीनिंग हो गया कि ये फैमिली एक्स को कवर कर रही है। दूसरी बात, क्योंकि जी लैम्डा ओपन है और मैपिंग कॉन्टिन्यूअस है, हमने किया हुआ है अगर मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होती है इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, यानी ये हर एक सेट ओपन है तो ये फैमिली बना रही है एक्स का एक ओपन कवर। तो लिखो, एज ईच जी लैम्डा इज ओपन and f is continuous, as each g lambda is open and f is continuous, this implies f inverse g lambda is open for each lambda। ठीक है, तो this implies क्या आ गया कि ये जो फैमिली है it is forming an open cover of x। So this implies F inverse G lambda, F inverse G lambda, lambda belonging to lambda is an open cover of X। कैसा कवर है, ओपन कवर, राइट। बट X is compact। X कैसा है, कॉम्पैक्ट है। X कॉम्पैक्ट है तो एवरी ओपन कवर मस्ट गिव ए फाइनाइट सब कवर। तो क्या आएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एफ इनवर्स जी लैम्डा 1, एफ इनवर्स जी लैम्डा 2 एंड सो फोन एफ इनवर्स जी लैम्डा n such that x is a subset of union f inverse g lambda I varying from 1 to n। ठीक है, एफ इनवर्स को लेफ्ट में ले आए तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। देखो क्या किया हमने, एक ओपन कवर था और उससे बना दिया फाइनाइट सब कवर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट। सो दिस implies G lambda 1, G lambda 2 and so on G lambda n is a finite subcover, of f of x, and this implies f of x is compact, hence proved। सिंपल सा रिजल्ट है ये कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत छोटा सा रिजल्ट प्रूव करते हैं। अब आगे के दो लास्ट रिजल्ट है एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट है, शो दैट एवरी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। फर्स्ट रिजल्ट, एवरी totally bounded metric space is bounded। Every totally bounded metric space is bounded। ठीक है, यहां हम स्पेस को बाउंडेड प्रूव करने के लिए दिखाएंगे कि स्पेस का डायामीटर फाइनाइट है। अगर स्पेस का डायामीटर फाइनाइट है तो clearly that is a bounded metric space। Let us start with proof। Let xt be a totally bounded metric space। Be a totally bounded metric space। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x has an epsilon net for every epsilon positive। फाइन, हम क्या करते हैं, कोई फिक्स वैल्यू एप्सिलॉन की ले लेंगे। फिक्स एप्सिलॉन लेट ए बी एन एप्सिलॉन
नेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एप्सिलॉन नेट क्या मिला, ए। एप्सिलॉन नेट का मीनिंग क्या है कि एक तो ए फाइनाइट होगा, एप्सिलॉन नेट है तो ए क्या होगा, फाइनाइट, एंड एक्स इज कवर्ड बाय दी स्फीयर्स जिनका सेंटर ए के पॉइंट्स पर है और रेडियस एप्सिलॉन। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नेट। बस इसको समझते हैं एंड वी आर डन। लेट अस सपोज ये मेरा एक्स था, एक्स को कवर कर रहे हैं फाइनाइटली मैनी स्फीयर्स जिनका सेंटर ए के पॉइंट्स पर है। लेट अस सपोज ए के पॉइंट्स इस तरह से हैं, से दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर मैं ए का डायमीटर निकाल दूं, डायमीटर ऑफ ए मींस जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सके बिटवीन पॉइंट्स ऑफ ए। लेट अस सपोज इस केस में वो ये है, ठीक है, ये ए का डायमीटर है, तो डायमीटर के इस तरफ एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लूं और इस तरफ एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लूं। अगर मैं ये सारा डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं तो ये किसका डायमीटर बन जाएगा, एक्स का। तो बस ये चीज हमने लिखनी है। फाइन, तो इसको लिखेंगे एज ए इज फाइनाइट, एज ए इज फाइनाइट देयरफॉर डायमीटर ऑफ ए इज बाउंडेड। ठीक है, क्योंकि ए फाइनाइट है तो ए का डायमीटर इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इट इज समथिंग बाउंडेड। ठीक है, ऑल्सो जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है, कोई भी स्फीयर आप लेंगे उसका जो डायमीटर होगा वो डबल दी रेडियस होगा, 2 टाइम्स एप्सिलॉन। तो व्हाट आई हैव, कॉल इट एज 1। सो फर्स्ट इंप्लाइज कि जो डायमीटर ऑफ एक्स होगा that will be less than equal to diameter of A plus 2 times epsilon। इससे बाहर ये जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है ए का, इसके अराउंड जो एप्सिलॉन रेडियस का आप स्फीयर ड्रॉ करेंगे या इसके अराउंड एप्सिलॉन रेडियस का स्फीयर आप ड्रॉ करोगे, इससे बाहर मेरा स्पेस जा ही नहीं सकता। तो यू गेट दिस थिंग कि डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन। तो दिस मीन्स डायमीटर ऑफ एक्स इज बाउंडेड, और अगर स्पेस का डायमीटर बाउंडेड है तो स्पेस इटसेल्फ इज बाउंडेड, हेंस प्रूव्ड। तो अगर कोई भी सेट या स्पेस टोटली बाउंडेड होता है देन इट इज ऑलवेज बाउंडेड। फाइन, चलिए लास्ट हमारा 2 लाइन का रिजल्ट है, उस रिजल्ट को लिखते हैं। अ क्लोज्ड सबसेट क्या रिजल्ट है, अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट if and only if it is totally bounded, it is totally bounded। स्पेस कंप्लीट है, सबसेट क्लोज्ड हमेशा है। क्लोज्ड और कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, सॉरी मीट्रिक स्पेस कंप्लीट, उसका एक क्लोज्ड सबसेट, वो क्लोज्ड सबसेट कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड। बहुत ही सिंपल है प्रूफ। लेट एफ बी अ क्लोज्ड एंड, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट subset of a complete metric space xt। तो प्रूव मुझे क्या करना है, f is totally bounded, वो तो होता ही है, अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है that is always totally bounded, but we know every compact set इज टोटली बाउंडेड। हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी कॉम्पैक्ट सेट हो वो टोटली बाउंडेड होता है। तो इस केस में तो सिंपल ही है, एफ इज टोटली बाउंडेड। क्योंकि एफ कॉम्पैक्ट है तो इट इज टोटली बाउंडेड। ठीक है, इसमें सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ी कि सेट इज कॉम्पैक्ट। नाउ वी डू द कन्वर्स।
कन्वर्स इज अगेन टू लाइन। कन्वर्स में मुझे गिवन क्या हो जाएगा, लेट एफ बी अ क्लोज्ड एंड टोटली बाउंडेड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस XT। और प्रूव मुझे ये करना होगा कि F इज कॉम्पैक्ट। देखो आज हमने पहला रिजल्ट क्या किया था कि द स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। ठीक है, तो F सेट के बारे में अगर मैं बात करूं, टोटली बाउंडेड तो है, अगर वो कंप्लीट भी हो जाए तो वो वाला रिजल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा कि कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड है इसलिए कॉम्पैक्ट हो गया, राइट। तो उसके लिए अब रिकॉल करो रिजल्ट्स जो आपने पिछले चैप्टर में किए हुए हैं। वी नो दैट एवरी क्लोज्ड सबसेट, ये 6th चैप्टर में हमने प्रूव किया हुआ है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस of a complete metric space is complete। अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का आप क्लोज सबसेट लेते हो तो वो भी क्या होता है, कंप्लीट। इसका मतलब F इज कंप्लीट। ठीक है, ऑल्सो F इज टोटली बाउंडेड। और आज ही हमने रिजल्ट प्रूव किया, अगर कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है तो F कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। F is compact, hence proved. This was the last result of this chapter. अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी रिजल्ट आए, आप सभी के सभी रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिए और आपके कोई भी डाउट्स हैं यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी।